आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रीशियन थ्योरी ITI फर्स्ट ईयर क्लास 14। ठीक, कौन सा पढ़ने वाले हैं? क्लास 14। इसके पहले हमने 13 क्लास पढ़ी हैं, 13 क्लास पढ़ी हैं। अगर इस क्लास को अच्छे समझना है तो इसके पहले कि आप पीछे की 13 क्लासें देख लीजिए। हम लोग का जो मुख्य उद्देश्य है इस क्लास का क्या है, जो ITI एग्ज़ाम 2023 होने हैं उसके उद्देश्य को पूर्ति हेतु हमने ये क्लास आपको लेकर आई है। और आप जो है हम लोग की मेहनत को सफल बनाएं, पढ़ें और अपने जीवन को भी सफल बनाएं। और इस क्लास का यदि PDF आपको फ्री में चाहिए, ऑनलाइन मॉक टेस्ट चाहिए, तो www.globaliti.org पर जाएं और सुविधाओं का लाभ उठाएं। चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की ओर। आज का हमारा पहला क्वेश्चन रहा, इन अ 3-phase सिस्टम इफ द एक्टिव पावर इज 4 किलोवाट एंड अपीरेंट पावर इज 5 kVA, कैलकुलेट द रिएक्टिव पावर। हमने आपको देखो बताया था कि हमारी जो एक्टिव पावर होती है, एक्टिव पावर, इसे कहीं पे रियल पावर लिख देता है, कहीं पे रियल के नेम से लिख देता है, कहीं एक्चुअल के नाम से बोल देता है, कहीं ट्रू पावर के नाम से बोल देता है। एक्टिव पावर का मतलब ये है जो रियल में होती है, जिसको हम जैसे कि एक्टिव का मतलब होता है कि खुद से किसी चीज़ के प्रति एक्टिव हो। जैसे मान लीजिए आपको कोई वर्क करना है तो आप खुद एक्टिव हैं कि अपना काम मुझे खुद करना है। और यदि आप अपने काम को किसी अपने आप से ना करके किसी दूसरे को बोल दें कि आपको ये काम करना है, तो वो काम करने के लिए करता है या नहीं करता, वो एक करेगा या नहीं करेगा, उसका एक रिएक्शन होगा, वो रिएक्ट करेगा, तो उसको हम लोग बोलते हैं रिएक्टिव पावर। जैसे एक हमने आपको एग्जाम्पल दिया था कि एक ग्लास ले लें, इसमें कोल्ड ड्रिंक डाल दें, इसमें कोल्ड ड्रिंक हम फिल करते हैं, कोल्ड ड्रिंक का यहाँ तक हिस्सा हम यदि फिल करते हैं, यहाँ तक हमने इसमें कोल्ड ड्रिंक फिल करी, उसके बाद बाकी जो हिस्सा होगा यहाँ पे आप देखते हैं झाग आ जाती है, झाग। ठीक, लेकिन आपको रियल में जो कोल्ड ड्रिंक का पार्ट है वो कितना रहता है? कोल्ड ड्रिंक जितने रियल में रहती है वो कितनी रहती है? इस हिस्से तक रहती है। ये आपकी रियल है, ये आपकी रियल में यहाँ तक आपका जो है ग्लास फिल है, लेकिन जो झाग है वो आपके पूरे ग्लास बनी, तो ये आपकी क्या हो गई? रियल पावर हो गई। ये रियल है ना, ये रियल वर्क है, लेकिन जो दिख रहा है वो क्या हुआ? वो आपका यहाँ तक दिख रहा है गिलास, तो ये जो यहाँ से और यहाँ तक के बीच की दूरी है, इसको क्या बोले? रिएक्टिव पावर। क्योंकि हमने यहाँ पे फिल किया, उसका रिएक्शन यहाँ मिला, तो इसे क्या बोले? रिएक्टिव पावर। समझने के लिए बता रहे हैं, एक्टिव पावर, रिएक्टिव पावर। उसके बाद यदि इन दोनों को हम कैलकुलेट कर ले फाइनली, तो हमें क्या मिलेगा? अपरेंट पावर मिलेगी। इन दोनों का क्या मिलेगी? अपरेंट पावर मिलेगी। अगर इन दोनों हम पावर को ले लें तो जो पावर हमें मिलेगी उसको बोलेंगे अपरेंट पावर। मतलब टोटल पावर हमारी क्या हो गई? अपरेंट पावर। इसमें सबसे ज़्यादा अगर कुछ यूज है तो आप लोग यदि पाइथागोरस थ्योरम पढ़े हैं तो लंब, आधार, कर्ण, आपने तीनों चीज़ बेसिकली पढ़ी होगी। अगर वो आपको आता है तो ये इस तरीके क्वेश्चन आप आसानी से कर लोगे, वही चीज़ यूज हुआ है। ठीक है, यदि हम इस तरीके का बना लें अपना एक पाइथागोरस थ्योरम प्रूव करने के लिए, इसको आप लोग बोलते हैं लंब, आधार, कर्ण। ठीक, अगर इस तरीके बना ले तो आपको, अगर इसको हम बोल दें, इसको बोलते हैं हम एक्टिव पावर, इसको बोल दें हम एक्टिव पावर, इसको हम बोल दें एक्टिव पावर, इसको बोल दें रिएक्टिव पावर, इसको क्या बोल दें? नहीं, इसको बोल दें, इसको बोल दें रिएक्टिव पावर। किसको? इसको बोल दें रिएक्टिव पावर। इसको क्या बोल दें? रिएक्टिव पावर बोल दें। इसको क्या बोल दें? रिएक्टिव पावर बोल दें, रिएक्टिव पावर। ये क्या हो जाएगी? अपरेंट पावर। ये क्या हो जाएगी? आपकी अपरेंट पावर। ये आपकी हो जाएगी अपरेंट पावर। तो हमने बताया कि आप पाइथागोरस से भी इसको समझ सकते हैं, लेकिन इसका जो, अब देखिए, पाइथागोरस समझ गए तो आप इस फार्मूले को भी समझ जाएंगे। अब बोला है अपरेंट पावर, तो अपरेंट पावर बराबर क्या हो जाएगा? अपरेंट पावर बराबर, अपरेंट पावर, अपरेंट पावर इक्वल टू क्या हो जाएगा? अपरेंट पावर इक्वल टू क्या हो जाएगा? देखो यहाँ पे दिया हुआ है 5 kVA, 5 kVA दिया हुआ है और 4 किलोवाट दिया हुआ है। ठीक, अब इधर कहाँ गया? 5 kVA आपका ये हो गया, क्या दिया हुआ है इधर, इसको हम साफ कर देते हैं। आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा वीडियो को बैक करके, अगर दिक्कत है आप वहाँ से क्लियर कर लीजिएगा। ये आपका, ठीक है, ये आपका रिएक्टिव वाला हिस्सा हो गया,
ये आपका रिएक्टिव वाला हिस्सा हो गया। बोला है रिएक्टिव पावर कितनी है, रिएक्टिव पावर अपेरेंट पावर 5 kVA दिया हुआ है। अपेरेंट पावर कितनी दिया है, 5 kVA। रिएक्टिव पावर आपको बतानी है, इसको पता लगाना है। एक्टिव पावर कितनी दिया हुआ है, 4, ठीक, 4 किलोवाट दिया। एक्टिव पावर और अपेरेंट पावर दी हुई, रिएक्टिव पावर आपको फाइंड करनी है। तो आपका फार्मूला क्या हो जाएगा, अपेरेंट पावर, और ये आपको फाइंड क्या करना है, इन अ 3 फेज सिस्टम इफ द एक्टिव पावर इज 4 एंड अपेरेंट पावर इज 5। अच्छा, अपेरेंट पावर भी दे रखी है, अपेरेंट पावर 5 kVA दे रखी। कैलकुलेट द रिएक्टिव पावर। अब आपको क्या निकालनी है, रिएक्टिव पावर। तो रिएक्टिव पावर का फार्मूला क्या हो जाएगा, रिएक्टिव पावर हमारी VAR में निकलती है। जैसे इसको फाइंड करना है, किस में फाइंड करना है, KVA में है, तो KVR किलोवाट रिएक्टिव पावर आपकी कितनी हो जाएगी, अंडर रूट क्या हो जाएगी, KVA स्क्वायर माइनस किलोवाट स्क्वायर, ठीक, ये इसका फार्मूला हो जाएगा। अब आपको क्या KVR फाइंड करनी है, तो क्या दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है, 5 माइनस 4, 5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, हम उस फार्मूले से निकालना है जो फार्मूला दिया हुआ है। तो ये कितना निकल के आएगा, 25 माइनस 16, 25 माइनस 16 इक्वल टू में कितना आएगा, इक्वल टू में कितना आएगा, आप सब जानते हैं कितना आएगा, 9 आएगा। फिर रूट हटाएंगे तो कितना बचेगा, या इधर क्या बचा आपका, अंडर रूट 9। अब इसको और आगे सॉल्व कर लीजिए, कहाँ गया, KVR आपका दिया हुआ है, अगर रूट हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 3 kVAR, ठीक है। यहाँ से आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, 3 kVAR आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। उसके बाद चलते हैं, इन विच रेजोनेंस विल ऑकर इन RL सीरीज सर्किट, RLC परिपथ में किस स्थिति में अनुनाद होगा, इंडक्टिव रिएक्टेंस XL इज इक्वल टू कैपेसिटिव रिएक्शन। बिल्कुल सही बात है। देखो, जब एट रिजोनेंस कंडीशन, हमारी जो रिजोनेंस कंडीशन होती है उस समय हमारा XL बराबर हो जाता है XC के, ठीक, VL बराबर हो जाता है VC के। XL बराबर किसके हो जाएगा, जिस कंडीशन में XL इक्वल टू हमारा हो जाएगा XC के, वो कंडीशन कौन सी होगी, एट रिजोनेंस कंडीशन इन सीरीज सर्किट। RLC सीरीज परिपथ में अगर हमें रिजोनेंस पाना है तो XL इक्वल टू XC इक्वेशन प्रूव करनी पड़ेगी, एक्सेल की वैल्यू XC के बराबर लानी पड़ेगी। एक्सेल हमारा इंडक्टिव रिएक्टेंस, कैपेसिटिव रिएक्टेंस, इंडक्टिव रिएक्टेंस एंड कैपेसिटिव रिएक्टेंस उधर वो है, ये आपका कैपेसिटिव रिएक्टेंस, तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, इंडक्टिव रिएक्टेंस XL इज इक्वल टू कैपेसिटिव रिएक्शन। XL बराबर किसके हो जाएगा, XC के, ठीक। अगला क्वेश्चन दिया है 3 कला 2 वाट मीटर विधि में वाट मीटर के नेगेटिव पाठ्यांक। अच्छा, नेगेटिव पाठ्यांक देने पर आप धनात्मक कैसे, मतलब एक हमारा कौन सा है, 3 कला 2 वाट मीटर मेथड। कितने वाट मीटर है, एक वाट मीटर का नाम W है, एक वाट मीटर का नाम W2 है। 2 वाट मीटर मेथड है, कौन सा मेजरमेंट है, 3 वाट मीटर मेजरमेंट है। 3 फेज सिस्टम में 2 वाट मीटर मेजर मेथड है। बोल रहा है कि नेगेटिव में रीडिंग दे रहा है और हमें पॉजिटिव में रीडिंग पानी है, मतलब उसमें त्रुटि है, उस त्रुटि को खत्म करनी है। बोला है ऋणात्मक पाठ्यांक देने पर आप धनात्मक पाठ्यांक कैसे करेंगे, इसका मतलब हमारे वाट मीटर अपोजिशन में है, उनके कनेक्शंस को हम सही करेंगे। कहीं दिया होगा बाय डिसकनेक्टिंग द कनेक्शन ऑफ सेंट्रल कॉइल इन मीटर, नहीं, बाय हमारे जो रॉन्गली कनेक्टेड क्या है, वाट मीटर, तो बाय रिवर्सिंग द कनेक्शन ऑफ प्रेशर कॉइल मीटर, बाय रिवर्सिंग द प्रेशर कॉइल एंड करंट कॉइल कनेक्शन इन मीटर, बाय रिवर्सिंग द कनेक्शन ऑफ प्रेशर कॉइल इन मीटर, बाय रिवर्सिंग द प्रेशर कॉइल एंड करंट। अगर दोनों के कनेक्शन पलट दोगे, दोनों कनेक्शन प्रेशर कॉइल और CC एंड PC, देखो अमीटर, ये क्या बोलते हैं, CC एंड PC जो आपके होते हैं, CC और PC, ठीक है, करंट कॉइल और पोटेंशियल कॉइल, प्रेशर कॉइल जिसे बोल सकते हो। करंट कॉइल CC और PC 2 कॉइल होती, वाट मीटर का सिंबल हमने बनाया है, CC और PC 2 कॉइल होती, करंट कॉइल और प्रेशर कॉइल। यदि दोनों के कनेक्शन बदल दोगे तो फिर से वापस वो निगेटिव रीडिंग देने लगेगा। CC और PC दोनों को बदल दोगे तो फिर से वही रीडिंग देने पड़ेगा। CC जो हमारी करंट कॉइल होती है, करंट कॉइल क्या होती है, करंट कॉइल में हमारे जो टर्न्स होते हैं, जो कॉइल होती है वो मोटी होती है, किसके तुलना में, प्रेशर कॉइल के। तो बोला हुआ है बाय रिवर्सिंग द प्रेशर कॉइल, बाय रिवर्सिंग द कनेक्शन ऑफ प्रेशर कॉइल इन मीटर,
बाई रिवर्सिंग द कनेक्शन ऑफ प्रेशर कॉइल इन मीटर, बाई डिस्कनेक्टिंग द कनेक्शन ऑफ करंट कॉइल। डिस्कनेक्ट नहीं कर सकते क्योंकि वाट मीटर के लिए सीसी और पीसी दोनों की आवश्यकता है, किसी को डिस्कनेक्ट नहीं कर सकते हो आप, डिस्कनेक्ट किसी को नहीं कर सकते हो। तो और बोला हुआ है बाई इंटरचेंजिंग द कनेक्शन ऑफ इनपुट टर्मिनल, इनपुट टर्मिनल के अगर कनेक्शन आपस में इंटरचेंज कर दोगे तो सीसी बाई इंटरचेंजिंग कनेक्शन, अगर आप इनपुट के टर्मिनल के कनेक्शन चेंज कर दोगे तो वहां पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ऑलरेडी जैसे एक हमारा अभी W1 पॉजिटिव में W2 नेगेटिव में है, तो क्या हो जाएगा अगर वहां सप्लाई टर्मिनल चेंज करोगे, बोला है बाई इंटरचेंजिंग द कनेक्शन ऑफ इनपुट टर्मिनल, तो वापस से जो हमारा W2 है वो नेगेटिव में आ जाएगा, W1 पॉजिटिव में चला जाएगा। लेकिन हमारी इक्वेशन जो है, जो हमारी क्या बोलते हैं सिचुएशन है या हमारी जो समस्या है वो सॉल्व नहीं होगी। तो उसके लिए सॉल्व क्या होगा, एक ही मेथड है, बाई रिवर्सिंग द कनेक्शन ऑफ प्रेशर कॉइल इन मीटर। इसका राइट आंसर सी सही होगा। कौन सा राइट आंसर सही होगा, सी, बाई रिवर्सिंग द कनेक्शन ऑफ प्रेशर कॉइल इन मीटर, इसका राइट आंसर सी। अगला क्वेश्चन, जैव अक्रिय एसी के लिए फॉर्म फैक्टर की वैल्यू 1.1 होती है। फॉर्म फैक्टर बराबर क्या होता है, आरएमएस वैल्यू बटे एवरेज वैल्यू, आपको हमने पीछे बताया हुआ है। उसके बाद बोला है व्हाट इज द रेसिप्रोकल ऑफ इंडक्टेंस इन पैरेलल सर्किट। इंडक्टेंस का रेसिप्रोकल क्या होगा, इंडक्टेंस का रेसिप्रोकल पूछा है, इंडक्टेंस का रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल का मतलब अपोजिट, ठीक है। जिस प्रकार इंडक्टेंस की बात किया है, इंडक्टेंस का रेसिप्रोकल क्या होगा, इंडक्टेंस का रेसिप्रोकल होगा ससेप्टेंस, ठीक है। इसका राइट आंसर होगा ससेप्टेंस। इंडक्टेंस का रेसिप्रोकल क्या होगा, ससेप्टेंस। व्हाट इज रिलेशनशिप इलस्ट्रेटेड इन बिटवीन द करंट एंड वोल्टेज, धारा एवं वोल्टेज के मध्य कौन सा संबंध दर्शाया गया है। अब देखो कल मैं बता रहा था कि करंट और वोल्टेज अभी देखो ये सेम फेज में है, करंट और वोल्टेज सेम फेज में है। यदि दोनों में डिफरेंस हो जाएगा, अगर इसको हम I मान ले, इसको हम V मान ले, इसको I मान ले, देखो तो सेम फेज में है ना। अभी इनका जो फेज है, अगर ये 180 है तो अभी सेम है ना, देखो सेम फेज में है। फिर नेगेटिव में जाएंगी दोनों तो सेम फेज में रहेंगी 180। अभी ये दोनों सेम फेज में है, अभी इनकी एक साइकिल पूरी हुई, एक साइकिल इनकी पूरी हुई, तो दोनों क्या है, देखो पॉजिटिव में भी जितना है दोनों सेम फेज होके जा रहे हैं, जितना है उतना ही नेगेटिव में है, तो अभी ये सेम फेज में है। अगर एक ऐसी कंडीशन बना दें कि हमारा वोल्टेज जो है, इसको हम बोल दे V, इसको बोल दे I, तो देखो अब इनका फेज शिफ्ट चेंज हो गया ना। यहाँ से ये 90 डिग्री, ये पीछे से स्टार्ट हो रहा है, इससे पीछे से स्टार्ट हो रहा है, ये आगे से स्टार्ट हो रही है। अगर इस तरीके से देखोगे तो आप बोलो, देखने में तो लग रहा है कि ये आगे से स्टार्ट हो रही है, लेकिन ये किससे कर रही है, अभी देखो लैग कर रही है, किससे लैग कर रही है, वोल्टेज से। तो अगर कभी फिगर पे मत जाना, मैथमेटिकली और फिगर दोनों में थोड़ा सा फर्क होता है, समझने की कोशिश करना। जब लीडिंग लैगिंग का हम क्या बोलते हैं निगमन करवाएंगे तो वहाँ पे क्लियर कर लेंगे इस चीज़ का। तो ये देखिए ये अपोजिट फेज में, दोनों एक जगह से नहीं शुरू हो रही ना। अगर यहाँ से वोल्टेज भी शुरू हुआ होता, यहीं से करंट भी शुरू हुई होती, तो हम मान लेते सेम फेज में है। दोनों के बीच में डिफरेंस है ना, कितना, 90 डिग्री का। तो इस तरीके से इस फिगर को देखिए, इस फिगर में क्या दिया हुआ, दोनों सेम फेज में है, दोनों सेम फेज में है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, करंट एंड वोल्टेज इन फेज, करंट एंड वोल्टेज इन आउट फेज, करंट लैग बिहाइंड द वोल्टेज, करंट लीड अहेड ऑफ द वोल्टेज। तो इसका राइट आंसर कौन सही हो जाएगा, करंट एंड वोल्टेज आर इन फेज, मतलब दोनों समान फेज में है। देखिए जैसे मैंने आपको बताया फिगर में दिया हुआ है, दोनों किस में है, समान फेज में है। अगला क्वेश्चन दिया है, कैलकुलेट द टोटल पावर बाई 2 वाट मीटर, कैलकुलेट द टोटल पावर बाई 2 वाट मीटर W1 एंड W2 मेथड इफ 1 वाट मीटर रीडिंग इज टेकन आफ्टर रिवर्सिंग। 2 वाट मीटर मेथड विधि द्वारा कुल शक्ति की गणना करें यदि 1 वाट मीटर रीडिंग उलटने के बाद ली जाती है। देखो अभी बोला है, अभी देखो सीधे ली जाती है। जब ये बोला कि टोटल हमें क्या बताना है, कुल शक्ति बताना होता, ये लिखा होता। अगर केवल पूछा होता कुल शक्ति बताओ तो वहां पे आप क्या लिख देते, P = W1 + W2। लेकिन बोला है शक्ति की गणना करें यदि 1 वाट मीटर की रीडिंग उलटने के बाद, 1 वाट मीटर के कनेक्शन जो है रिवर्स किए उसके बाद ली जाएगी, तो क्या हो जाएगा, W1 - W2। इसका राइट आंसर कौन सा सही हो जाएगा, C नंबर सही हो जाएगा, W1 - W2। अगला क्वेश्चन,
इन विच थ्री फेज सिस्टम द आर्टिफिशियल न्यूट्रल इज रिक्वायर्ड मेजर द फेज वोल्टेज। कौन सी त्रिकला प्रणाली में फेज मापने की कृत्रिम का मतलब ये होता है जिसकी अरेंजमेंट हम अलग से करें। अब स्टार जो हमारे कनेक्शन होते हैं, स्टार कनेक्शन क्या होते हैं, लगभग हमारे थ्री फेज सप्लाई होती है, थ्री फेज 4 वायर होते हैं, तो स्टार में क्या होता है, न्यूट्रल पॉइंट अपने आप हमें मिल जाता है। कैसे मिल जाता है, जैसे हमारा स्टार कनेक्टर होता है, स्टार कनेक्शन हुआ, स्टार कनेक्शन हमारा हुआ, हमने फेज के नाम दे दिए आर वाई बी, और एक फेज हमारा ये एक चौथा पॉइंट हमारा निकल के आया एन। देखो स्टार कनेक्शन में क्या हुआ कि हमें न्यूट्रल पॉइंट मिल गया, बनाने की जरूरत नहीं पड़ी। लेकिन डेल्टा में हम न्यूट्रल पॉइंट नहीं ले सकते। डेल्टा में देखो, डेल्टा में हमें किसी अरेंजमेंट की ऐसा कोई अरेंजमेंट नहीं होता कि जिससे हम न्यूट्रल पॉइंट ले सकें। तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, हमें अलग से न्यूट्रल पॉइंट बनाना पड़ता है, मतलब कि कृत्रिम आर्टिफिशियली हमें न्यूट्रल पॉइंट जनरेट करना पड़ता है। तो इसके लिए कौन सा हो जाएगा, डेल्टा कनेक्शन में डेल्टा कनेक्शन के थ्री फेज 3 वायर सिस्टम में, देखो थ्री फेज 3 वायर सिस्टम आर वाई बी, थ्री फेज 3 वायर सिस्टम में हमें एक हमें मेजरमेंट करने के लिए एक आर्टिफिशियल न्यूट्रल पॉइंट बनाना पड़ेगा। कहीं ऑप्शन में लिखा होगा 3 वायर स्टार कनेक्टेड सिस्टम, 4 वायर स्टार कनेक्टेड सिस्टम, 3 वायर डेल्टा कनेक्टेड सिस्टम, 4 वायर डेल्टा कनेक्टेड सिस्टम। तो इसका राइट आंसर हमने जो बताया 3 वायर डेल्टा कनेक्टेड सिस्टम, ये 3 वायर डेल्टा कनेक्टेड सिस्टम का फिगर बनाया गया, 3 वायर डेल्टा कनेक्टेड। तो इसमें हमें आर्टिफिशियली न्यूट्रल लेना पड़ेगा अलग से, आर्टिफिशियली हमें न्यूट्रल पॉइंट लेना पड़ेगा, आर्टिफिशियल न्यूट्रल पॉइंट जनरेट करना पड़ेगा। तो इसलिए इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, वायर डेल्टा कनेक्शन, 3 वायर डेल्टा कनेक्शन सिस्टम। अगला क्वेश्चन बोला हुआ है व्हाट इज द लाइन वोल्टेज इन 3 फेज सिस्टम इफ द फेज वोल्टेज इज 240। लाइन वोल्टेज पूछा है आपसे, पूछा क्या है, लाइन वोल्टेज। 3 फेज सिस्टम में लाइन वोल्टेज आपको बताना है। 3 फेज सिस्टम में लाइन वोल्टेज बताइए, 3 फेज सिस्टम में लाइन वोल्टेज आपको बताना है। 3 फेज सिस्टम दिया हुआ है और लाइन वोल्टेज आपको बताना है। लाइन वोल्टेज बराबर क्या हुआ वो, और कौन सा सिस्टम ये भी देख लो। लाइन वोल्टेज क्या होगा 3 फेज सिस्टम में, यदि फेज वोल्टेज 240 है तो लाइन वोल्टेज क्या होगा, लाइन वोल्टेज क्या होगा, लाइन वोल्टेज VL बराबर पूछा है आपसे, तो √3 फेज वोल्टेज, ठीक, √3 फेज वोल्टेज। व्हाट इज द लाइन वोल्टेज इन फेज सिस्टम, द फेज वोल्टेज। यहाँ पे क्वेश्चन में उसे स्टार और डेल्टा का जिक्र भी करना चाहिए लेकिन नहीं किया है, चलिए कोई बात नहीं उससे। 3 फेज सिस्टम में यदि फेज वोल्टेज 240 है तो आप इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा। √3 की वैल्यू आपकी कितनी होती है, 1.732 मल्टीप्लाई 240। जब इसको कैलकुलेट करोगे तो नियर अबाउट आपका कितना आएगा, 2, उसके बाद 17 दूना 34, 17 चौक 68, 8 4 12 की 2, 3 3 6 1 9 नियर अबाउट 415 वोल्ट आपका राइट आंसर आ जाएगा। कितना, 415। तीसरा नंबर इसका सही है, कौन सा, तीसरा नंबर। इस कैलकुलेशन को कर लेना, √3 मल्टीप्लाई 240 आपका राइट आंसर आ जाएगा। उसके बाद पूछा विच फार्मूला इज यूज टू कैलकुलेट द फॉर्म फैक्टर। फॉर्म फैक्टर पूछा है, फॉर्म फैक्टर के बराबर क्या होता है, विच फार्मूला इज यूज टू कैलकुलेट फॉर्म फैक्टर। फॉर्म फैक्टर बराबर क्या होता है, RMS वैल्यू बटे एवरेज वैल्यू, इफेक्टिव वैल्यू लिखा हुआ, ठीक है कोई बात नहीं। देखो हमारी जो RMS वैल्यू होती है बेटा, RMS वैल्यू, इसी को हम इफेक्टिव वैल्यू भी बोलते हैं, ठीक। तो कभी कभी क्वेश्चन में आपको कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन में घुमा सकता है, तो आप कंफ्यूज मत होना। जहां पर इफेक्टिव वैल्यू लिख दे उसका मतलब भी होता है RMS वैल्यू। तो पूछा फॉर्म फैक्टर क्या पूछा है, इफेक्टिव वैल्यू बटे RMS वैल्यू बटे एवरेज वैल्यू। तो यहाँ पे समझने के लिए चाहे आप सब में कहाँ जहाँ पे इफेक्टिव लिखा है वहाँ पे आप RMS लिख लीजिए, लेकिन इफेक्टिव वैल्यू बराबर RMS वैल्यू की होती है। तो RMS वैल्यू बटे एवरेज वैल्यू, जहाँ पे लिखा होगा RMS वैल्यू बटे एवरेज वैल्यू, मतलब इफेक्टिव वैल्यू, क्योंकि RMS वैल्यू को ही इफेक्टिव वैल्यू बोलते हैं। तो इफेक्टिव वैल्यू अपॉन एवरेज वैल्यू, RMS वैल्यू बटे एवरेज वैल्यू। इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, इफेक्टिव वैल्यू अपॉन एवरेज वैल्यू। अगला क्वेश्चन है सर्किट के प्रतिबाधा Z की गणना करने के लिए किस सूत्र का उपयोग किया जाता है। सर्किट इंपीडेंस निकालने के लिए हम कौन सा सूत्र यूज करते हैं। देखो सर्किट इंपीडेंस निकालने के लिए हमने बताया था आपको Z का जो फार्मूला होता है क्या होता है,
अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। ये एक फार्मूला बनता है। एक फार्मूला आपका बन जाता है जेड इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एक्सी माइनस एक्सएल का होल स्क्वायर। यहाँ पे एक्सएल यहाँ पे एक्सी था। ये दो फार्मूले जैसे आपकी जनरेट कभी कभी कंफ्यूज हो जाती है। देखो हमारा बताया एक केस होता है रजिस्टिव, एक होता है कैपेसिटिव, एक होता है इंडक्टिव, लैगिंग लीडिंग यूनिटी, तीनों को हम समझने के लिए बोलते हैं। अब बोला है, देखो यहाँ पे बोला है कि आर, ये गलत हो गया, दिया हुआ है आर स्क्वायर। पहली बात तो देखो आर स्क्वायर सब में होगा, जो भी फार्मूला होगा आर स्क्वायर के फॉर्म में होगा। आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। यहाँ पे दिया ही नहीं है, एक्सएल माइनस एक्सी लिखा हुआ है। इस फार्मूले से मैच करो, आर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी, ये भी नहीं सही है। देखो यहाँ पे स्क्वायर गायब है, यहाँ पे स्क्वायर गायब है। उसके बाद पूछा आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का स्क्वायर, लेकिन सही है, लेकिन एक्सएल माइनस एक्सी का एक्सएल वो जो सिंबल बना हुआ है ये सर्वांगसम का सिंबल बना हुआ होता है, तो इसमें कंफ्यूज मत हो। जैसे ये लिखा है एक्सएल माइनस एक्सी, ये इसलिए लिखा होता है, ये सिंबल अभी यहाँ एक्सएल माइनस एक्सी इसलिए नहीं लिखा गया कि किसी किसी केस में एक्सी बड़ा हो सकता है एक्सएल से, किसी केस में एक्सएल बड़ा हो सकता है इसी से, इसलिए हम यहाँ पे कोई स्पेशल सिंबल नहीं लगाए हुए। यहाँ पे देखो मैंने लिखा हुआ है, अगर यदि हम ऐसे बना दें तो ये सिंबल हमारा रिप्रेजेंट कर रहा है, हिंदी में जो बोलते हैं कि ध्यान नहीं आ रहा, हिंदी में सर्वांग कुछ बोलते हैं, तो ये चीज हो गया इस ये रिप्रेजेंट करने के लिए कि ये कोई पर्टिकुलर कंडीशन नहीं, मतलब फिक्स कंडीशन नहीं है। फिक्स कंडीशन में अगर फिक्स कंडीशन होती तो क्यों हमेशा यदि एक्सेल बड़ा होता तो एक्सेल माइनस एक्सी लिख देते हम, लेकिन एक फिक्स कंडीशन ना होने की वजह से हमने क्या लिया, आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का स्क्वायर जो हमारा फार्मूला होता है उसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। कभी कभी के केस में एक्सी बड़ा होता है, कभी कभी केस में एक्सएल बड़ा होता है, इसलिए पर्टिकुलर हम एक्सएल माइनस एक्सी या एक्सी माइनस एक्सएल नहीं लिखते हैं। इसका राइट आंसर कौन सा हो गया, डी का 4 आंसर। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द पावर फैक्टर इफ वन ऑफ द वाट मीटर गिव नेगेटिव रीडिंग इन 2 वाट मीटर मेथड ऑफ 3 फेज पावर मेजरमेंट। 3 फेज शक्ति माप की 2 वाट मीटर विधि में यदि 1 वाट मीटर ऋणात्मक पाठ देखता है तो पावर फैक्टर क्या होगा। हमने बताया था यदि 1 वाट मीटर रीडिंग नहीं देता है, 1 वाट मीटर नेगेटिव रीडिंग देता है, तो इसका मतलब पावर फैक्टर हमारा क्या बोलते हैं 0.5 होगा। किस क्या होगा 0.5। ठीक, इसका राइट आंसर सही हो जाएगा 0.5। एक मिनट, व्हाट इज द पावर फैक्टर ऑफ इफ वन ऑफ वाट मीटर इज गिव नेगेटिव रीडिंग 2 वाट मीटर मेथड। व्हाट इज द पावर फैक्टर इफ वन द व्हाट इज द पावर फैक्टर इफ वन ऑफ द वाट मीटर गिव नेगेटिव रीडिंग। 1 वाट मीटर आपकी W1 और W2 आपके 2 वाट मीटर हैं, एक आपकी नेगेटिव रीडिंग दे रहा है, एक आपकी 2 वाट मीटर। 1 मेथड ऑफ 3 फेज पावर मेजरमेंट, 1 मीटर में तो नेगेटिव रीडिंग, यदि रीडिंग नेगेटिव में दे रहा है तो उसका पावर फैक्टर 0.5 से भी कम हो गया। अगर बोला कि एक पावर फैक्टर रीडिंग दे रहा है एक नहीं दे रहा है तो इसका मतलब 0.5 होता है। यदि देखो यहाँ पे क्वेश्चन का कीवर्ड पहले, क्वेश्चन का कीवर्ड क्या बोला है, गिव नेगेटिव रीडिंग, तो इसका मतलब 0.5 से कम भी हो गया पावर फैक्टर, तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, लेस देन 0.5। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप बार बार ध्यान दीजिएगा कि इसका पावर फैक्टर कौन सा हो जाएगा, लेस देन 0.5। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द फेज डिस्प्लेसमेंट बिटवीन फेज इन 3 फेज सर्किट। 3 फेज सर्किट में फेज डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, फेज डिफरेंस या फेज डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। हमने बताया था 3 फेज सर्किट होगी, कोई सी भी होगी, तो उसमें फेज डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, 120 होगा। ठीक, 120 होगा फेज डिस्प्लेसमेंट। व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट बिटवीन फेज सर्किट इन 3 फेज, सिस्टम 3 फेज बोला, अगर सिंगल फेज बोलता तो 90 डिग्री होता, यहाँ पे बोला है 3 फेज, तो 3 फेज का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, 120। अगला क्वेश्चन बोला है विच कंडीशन इज कॉल्ड एज रेजोनेंस सर्किट, RLC सर्किट। कौन सी सर्किट, देखो हमने बताया था एट रेजोनेंस कंडीशन में हमारा VL बराबर क्या हो जाएगा, VC के। ठीक है, और XL बराबर क्या हो जाएगा, XC के एट रेजोनेंस कंडीशन। तो यहाँ पे एट रेजोनेंस कंडीशन क्या हो जाएगा, XL इक्वल टू XC, XL इक्वल टू XC। विच कंडीशन इज कॉल्ड एज रेजोनेंस RLC सर्किट। RLC सर्किट में कौन सी कंडीशन को हम रेजोनेंस कंडीशन बोलते हैं, जब हमारा इंडक्टिव रिएक्टेंस इक्वल टू हो जाता है कैपेसिटिव रिएक्टेंस के, XL इक्वल टू XC के बराबर हो जाता है, उस कंडीशन को हम RLC सर्किट में रेजोनेंस कंडीशन बोलते हैं। अगला
तो जो हमारी स्केलर क्वांटिटी होती है कौन सी होती हैं, जिनमें केवल परिमाण होता है, और वेक्टर क्वांटिटी कौन सी होती हैं, जिनमें परिमाण और दिशा दोनों होती है। ठीक, तो ये क्या चीज़ हुई हमारी, जो केवल क्या होती है इसमें मैग्नीट्यूड होता है। ठीक, और जो वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है इसमें मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों होती है। तो इस तरीके से हम ये मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होती है तो उनको क्या बोलते हैं, वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी कौन होती है, जिसमें केवल मैग्नीट्यूड होता है। और हमें बोला है कि विच क्वांटिटी इज रोटेटिंग एट कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी। कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से जो रोटेट करती है, मतलब उसमें रोटेशन होता है, उनके बीच में एक फेज क्रिएट होगा। जितने एंगल पे हर बार घूमेंगे उसके अंदर में कुछ ना कुछ फेज क्रिएट होगा, तो उनको हम क्या बोलते हैं, फेजर क्वांटिटी बोलते हैं। तो इसका राइट आंसर कौन सा सही हो जाएगा, सी नंबर। कौन सा, फेजर। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, 45 का फेजर क्वांटिटी। ठीक है, रखते हैं। उसके बाद यदि आपको इस क्लास से कुछ जानकारी मिल रही तो उन बच्चों को भी शेयर करें जो बच्चे इस सुविधा से वंचित, ताकि वो सब भी लाभ हासिल कर सके। अगली क्लास में नए क्वेश्चन के साथ फिर से हम मौजूद होंगे।